अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक टॉपिक लेकर आए। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने रमज़ान से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बात की थी और आज हम बात करने आए हैं अशिया खुरोनोश पर। वो चीज़ें जिसकी रमज़ान में एक घर के अंदर जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। अगर किसी घर में तेल, आटा, घी मिसाल के तौर पर 5 किलो आटा, 5 किलो तेल, 5 किलो चीनी इस्तेमाल हो रही है तो रमज़ान में 3-3, 4-4 किलो उन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा चाहिए होते हैं। मशरूबात बनाने होते हैं, दीगर जो है वो पकवान बनाने होते हैं। मगर हम देखते ये हैं कि रमज़ान आने से पहले इन चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा शुरू हो जाता है और अभी रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं, मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं यानी कि तेल 60-70 रुपये किलो पर महंगा हो गया, चावल 40-50 रुपये किलो पर महंगे हो गए, इसी तरीके से चीनी, आटा, इन सब चीज़ों की कीमतों में हमें इजाफा दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया दावे कर रही है, जैसे कि हर बार करती है, कि भाई रमज़ान में लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, बचत बाज़ार लगाए जाएंगे, सुपर स्टोर्स पर एक कॉर्नर मुकर्रर किया जाएगा जहाँ पर सब्सिडाइज कीमतों पर चीज़ें मिलेंगी। मगर क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? क्या इस रमज़ानुल मुबारक एक आम आदमी अपने घर वालों को अच्छा खाना, अच्छा फल फ्रूट, अच्छे लवाजमात देने में कामयाब हो पाएगा, या फिर इस बार दोबारा वही होगा जो कि हर साल होता है और 10 रुपये की चीज़ के लिए हमें 20 रुपये अदा करने पड़ेंगे? क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। कराची की जोड़िया बाज़ार में अगर आप ना आएँ तो शायद कीमतों के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो आप नहीं जान सकेंगे। हम रिटेल की भी बात कर रहे हैं, होलसेल की भी बात कर रहे हैं, और होलसेल पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर चावल के मौजू पर इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा नदीम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि क्या ये रमज़ान से पहले की कीमतें जैसे बाकी चीज़ों पर बढ़ती हैं वही असर चावल पर भी आया है? नहीं, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। चावल ऑलरेडी अपने रिजनेबल प्राइस पे चल रहा था, जो उसकी मार्केट पोजीशन है। हमारे साथ सिर्फ इस साल बैड लक ये था कि हमारे पास प्राइस चावल के ऊंचे खुलने से, अब मार्केट ट्रेंड ऊपर होने से हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर थी। साथ में हमें एक प्रॉब्लम आ गई, अफगानिस्तान माल जाना बंद हो गया। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक हो गया कि हमें बेनिफिट आ गया कि हमें ईरान की डिमांड निकल आई, जो वाइट राइस में काफ़ी बड़ा बायर आ गया। ठीक है। और वहाँ से काफ़ी बड़े पैमाने पे ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं ईरान से वाइट राइस के। उसकी वजह से दिन ब दिन प्राइस की पोजीशन बेहतर होती जा रही है। क्योंकि पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद मिलर को, पैडी वाले को, फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और जब से ही प्राइस बेहतर हुए हैं, अब पैडी के प्राइस भी बेहतर हैं और दिन ब दिन मार्केट भी बेहतरी की तरफ जा रही है। उससे ऊपर अभी गल्फ फूड पे हम गए हुए थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम कोई रिबेट देंगे। वो रिबेट देने से ये हुआ कि जो रिबेट था वो मार्केट में ही ऐड हो गया। उतने ही अगर 9% रिबेट उन्होंने अनाउंस किया तो समझो 8-9% मार्केट तेज़ हो गई है और बाज़ार में डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, और ईरान काफ़ी बड़ा बायर है। चावल की कीमतें आने वाले दिनों में हमें नहीं लग रहा कि बाज़ार रुकेगा, डे बाय डे मजबूती की तरफ है। अच्छा। बेहतरी की तरफ है। मतलब कीमत नीचे आएगी? नहीं, कीमत नीचे नहीं आएगी, कीमत ऊपर जाएगी। कीमत ऊपर जाएगी। मैं तो एक आम सारिफ के हैसियत से बात कर रहा हूँ, जिसने गली मोहल्ले की दुकान से 1 किलो 2 किलो चावल लेना है। हाँ। तो रमज़ान में उसको कोई तवक्को ना रखे कि जनाब कोई 10-20 रुपए भी कम हो जाएंगे? नहीं, रमज़ान से पहले ही जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दे दी ना एक्सपोर्ट के अंदर रिबेट की, उससे बाज़ार 10-12-15% मजबूत हो गया, बेहतरी की तरफ चला गया, अप ट्रेंड चला गया। अप ट्रेंड चला गया। और ईरान कंटिन्यू बायर है हमारे राइस का। हर किस्म का चावल इस वक्त ईरान जा रहा है, वो खा वो बॉर्डर ट्रेड हो, खा वो बाई सी ट्रेड हो, ईरान बहुत बड़ा बायर आ गया। रमज़ान मुबारक में डिमांड मजीद बढ़ जाती है चावल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। रमज़ान में हमारे चावल की कोई इतनी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों पे ये दालें, बेसन वगैरह, मशरूबात, इन चीज़ों पे लोड आता है, चावल पे लोड इतना नहीं आता। बासमती का यूज़र हमारे पास ज़्यादा है, बासमती इस्तेमाल करने वाले। जी जी गालिबन कोई 35-36 लाख टन की पैदावार होती है। जी जी 28-30 लाख टन तो हमारी अपनी खपत है। जी जी। तो क्या एक्सपोर्ट करना एक अच्छा फैसला होगा? एक्सपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि हर साल ये सिनेरियो नहीं होता। किसी वक्त हमारी मार्केट पोजीशन बेहतर होती है, इंडिया के साथ हम हर वक्त कंपटीटर हैं। एक्सपोर्ट करना तो ज़रूरी है क्योंकि हमें ज़र मुबादला चाहिए।
अदरवाइज हम अपना हमारे पास कैश क्रॉप और है क्या, यही आइटम ऐसी है राइस और जिसमें हम अपने कंपटीशन करके माल बेच के और वहाँ से डॉलर ज़र मुबादला, अगर हर चीज़ को हम मुल्क में ही होल्ड करते जाएंगे तो ज़र मुबादला कैसे आएगा। अच्छा, कीमतें एक तो बढ़ती हैं जनाब के होलसेल मार्केट में तेज़ी आ जाती है, कीमत बढ़ गई, पर जब हम रिटेल पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। जब रिटेल पर छापे पड़ते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, दीगर इदारे आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई होलसेल मार्केट में अगर किसी चीज़ का रेट 400 रुपये है, मिलती वो हमें होलसेल से 440 की है, तो हम हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम उसे 450 में बेच दें, 20-30 रुपये हमने भी मुनाफा रखना है। देखिए इसका मैं इतना नहीं कह सकता, रिटेलर का मार्जिन शायद बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जो चावल हमारे पास 300-350 रुपये में हम सेल करते हैं वही 1 kg 2 kg में पैकेजिंग में 100 रुपये किलो ऊपर सुपर मार्केटों पे बिक रहा होता है, लेकिन वो एक ब्रांड है। अच्छा, सुपर मार्केट को कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको कोई नहीं पूछा जाता, छोटे छोटे ये दुकानदारों को ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप बड़े बड़े सुपर मार्केट्स में जाके प्राइस चेक करें तो आपको बहुत बड़ा मार्केट से फ़र्क नज़र आएगा। इसी जोड़िया बाजार के चावल पे अपने मार्ट का नाम लिखा हुआ होता है और वो ब्रांड बन जाता है। ये नहीं मैं कहूँगा, और भी कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो मार्केट में अपना 1 kg 2 kg 5 kg लॉन्च करते हैं, मुतारफ़ करवाते हैं। उनका और हमारे रेटों में काफ़ी बड़ा 25% का तो मामूली बात है, डिफरेंस है। अच्छा, जो एक सरकारी लिस्ट होती है जिस पर हर किसी ने वो सामान खरीदना है और हर किसी ने बेचना है, होलसेल पर उस पर अमल हो जाता है? बिल्कुल होता है। हमेशा तो हमारे ये मार्केट एसोसिएशन वाले हमेशा अमल दरामद करवाते हैं और हमारी 99.9% कोशिश होती है। पिछले सालों में तो ऐसा रहा कि लिस्ट प्राइस से भी नीचे था बाज़ार, बाज़ार रिवर्स रहा। इस साल क्या सिनेरियो होता है अल्लाह को पता है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा है कि ईरान की बाइंग की वजह से बाज़ार डे बाई डे स्टेप बाई स्टेप मजबूत है। बासमती की क्या प्राइस होगी होलसेल की? होलसेल कम से कम 380 375 से कम नहीं है। ओल्ड क्रॉप अगर न्यू क्रॉप पे जाएं तो 325 से 350 के दरमियान। हमारे कराची में 90% ओल्ड क्रॉप को लाइक किया जाता है। और आपके तजर्बे की रोशनी में जो ओल्ड क्रॉप अगर 370 या 80 का यहाँ मिल रहा है, गली मोहल्ले में कितने का मिल रहा होगा? कम से कम 450 प्लस होगा। ये मुनाफा ज़्यादा है? मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके अखराजात भी हैं। 1 kg 2 kg पैकिंग करना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर उसको होल्ड करना, फिर वो यहाँ से ले जाने के बाद उसको प्री क्लीन भी करते होंगे लाजमी। तो 8-10% नफ़ा जो है उनका हक बनता है। चावल दिन ब दिन महंगा हो गया है। अब 1 किलो अगर अच्छा चावल किसी ने ख़रीदना है तो उसने 500 रुपये का नोट लेकर आना है, तो जाके वो 1 किलो कोई बिरयानी बनाने का, पुलाव बनाने का चावल ख़रीदेगा। अगर रीज़नेबल प्राइस में चावल को लेकर आना है जिससे कारोबारी भी, ताजिर भी कमाए, आम सारिफ के भी वो पहुँच में हो, कौन से इक़दाम गवर्नमेंट कर सकती है? मेरा ख्याल है ये डिमांड एंड सप्लाई का चेन है, इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस है नहीं, ना इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है बाय फोर्स। उसकी वजह एक्सपोर्टेबल आइटम है, इसका ताल्लुक सारा इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होगी तो आपको जी हम प्राइस नहीं बढ़ने देंगे, तो वो हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से इसमें गवर्नमेंट का कोई ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट का कंट्रोल करना बनता भी नहीं है। हमें अगर बाहर $1650 मिल रहा है, $1500 मिल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो आप कहो जी पाकिस्तान में रेट रखोगे $1000 $1100, तो वो स्मगल हो जाएगा। ठीक है। अगर पर गवर्नमेंट जहाँ सब्सिडी की बात करती है, एक्सपोर्टर्स को भी अभी 10% की सब्सिडी दी है, 9% समथिंग। अगर आम आदमी को एक रमज़ान जैसे फेस्टिवल में जहाँ दुनिया भर के अंदर डिस्काउंट्स होते हैं, क्या ऐसी कोई इम्कानात हैं कि कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने यूटिलिटी स्टोर्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं, इनके पास एक नेटवर्क मौजूद है, वो पब्लिक को चाहे जितना चाहे रिलीफ दे सकती है, पूरी दुनिया देती है। चलें जनाब, गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस वक्त एक्सपोर्ट के हवाले से क्या मामला चल रहा है, चावल के हवाले से, उस पर भी बात करें। अच्छा जनाब, बार बार चावल के एक्सपोर्ट होने की बात हो रही है, उस पर दी गई सब्सिडी की बात हो रही है, तो मेरे साथ परवेज साहब मौजूद हैं जो कि चावल की एक्सपोर्ट के हवाले से मार्केट में एक वसी तजर्बा रखते हैं। सर, मेरा सवाल वही है, मैंने अभी इनसे भी यही किया था कि एक तरफ जहाँ एक्सपोर्ट ज़रूरी है हमारे लिए, वहीं ये बात भी हो रही है कि जिस चावल पे यानी कि बासमती पर जो सब्सिडी दी गई है, इसकी ज़रूरत तो हमें ज़्यादा है। अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर मार्केट, लोकल मार्केट तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाएगी?
नहीं, आपकी वजह बात है कि एक्सपोर्ट की मार्केट ज़रूर थोड़ी सी हाई होती है, मगर इस वक्त आप अगर बासमती की बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारी बासमती की तकरीबन एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है ख़त्म हो चुकी इस साल, क्योंकि इंडिया की प्राइस और हमारी प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हमारी इस तरह पहले दिनों में भी कुछ साल पहले भी हुआ था, 8-10 साल पहले, हम इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाते हैं। ओके। जब इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर अगर सपोज़ हमारी क्रॉप आती है अच्छी, तो हम कहाँ बेचने जाएँ? हमारे बाहर निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाएंगे। अभी भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी उतनी ही दी है, क्योंकि सिर्फ 9% दी है सिर्फ बासमती पे, ठीक है। नॉन बासमती पे नहीं दी। नॉन बासमती सिर्फ 3% है। तो 9% पे इतनी ही दी है कि हम कॉम्पीट कर सकें इंडिया को, ताकि हम प्राइस मार्केट में इन रहे हैं। मार्केट में इन रहे हैं। हाँ। अभी प्राइस को वहीं पे मुस्तहकम है, प्राइस कोई इसी वजह से बढ़ी नहीं है कि सब्सिडी देने की वजह से अगर प्राइस बढ़ जाए, ये बढ़ी नहीं है, मुस्तहकम हुई है प्राइस। वरना तो प्राइस थोड़ी सी नीचे जा सकती थी क्योंकि स्टॉक यहाँ रह जाता थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ ये कोई अगर मार्केट से आप आउट हो जाओ, आपका ज़रा मुबादला कहाँ से आएगा, वो भी आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो सर उसके लिए फिर पैदावार भी तो वैसे ही होनी चाहिए ना। अब अगर हम उतनी ही पैदावार कर रहे हैं जितना हम खा रहे हैं, तो फिर हम खाएं या एक्सपोर्ट करें? नहीं, पैदावार ज़्यादा ही है तभी एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। उतना ही चंद लाख एक्सपोर्ट टन। जितने भी है, हाँ। उतना ही शेयर हमारा बाहर जा रहा है। अगर आपकी लोकल प्राइस एक समझ लें कि लोकल प्राइस आपकी अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे बहुत सारे ममालिक में होता है कि उनकी अपनी पैदाइश उतनी ही है जितनी वो खाते हैं, तो वो बाहर तो मंगाते नहीं है, अच्छी प्राइस उनको मिल जाती है। अभी जो मार्केट है एक आम आदमी के लिए, लोकल मार्केट में चावल खरीदना मैं नहीं समझता अब गरीब आदमी की पहुंच में है। 400 रुपए किलो का चावल अगर कोई शख्स खरीद के ले आएगा तो उसने सिर्फ चावल नहीं उबालना है, उसमें तेल डालना है, नमक डालना है, मसाले डालने हैं। तो ये चावल क्या रीजनेबल प्राइस में आने का कोई तरीका नहीं है? हमारा एक्सपोर्ट भी चलता रहे, हमारी चावल के रेट भी कुछ कम हो। देखें, ये तो फिर वही उन्होंने हमारे भाई ने बात की थी कि इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो स्मगल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ अगर रह गया सपोज, तो कल को हमारे काश्तकार की भाइयों की भी तो उनके अखराजात हैं, वो पूरे नहीं होंगे, तो आपका अगले साल पैदावार ही नहीं होगी। आम सारिफ को डर ये है कि कहीं जो सब्सिडी मिल रही है एक्सपोर्टर्स को, उसके चक्कर में फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 लाख टन एक्सपोर्ट करना है, तो उन्होंने अगर 13 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया तो यहाँ तो डिमांड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। ठीक, आपकी बात वजह है, मगर उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इकदाम लिया है कि सिर्फ जून तक का किया है। ओके। ना कि अनलिमिटेड दे दी है कि भाई अगले साल भी होगा। ये सिर्फ 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए उन्होंने दिया है कि भाई 3-4 महीनों में जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे और उनकी पेमेंट आनी चाहिए। शर्त बरशर्त ये है कि भाई उनकी पेमेंट वसूल होनी चाहिए जून 30 तक। अगर नहीं होगी तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह आप उन्होंने लिमिटेशन लगा दी है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया है। आप बीइंग एक्सपोर्टर आप समझते हैं कि जिस तरीके से बासमती पे दी गई है, तो दीगर जो नॉन बासमती है उन पर भी दी जाए कोई 8-10%? नहीं, हम नहीं समझते, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से मुनासिब हिसाब से प्राइस वही चल रही हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें गैप बहुत कम है, उनके प्राइस मैच कर रहे हैं। अगर आप देना शुरू कर देंगे तो वही सब्सिडी क्या है, वो महंगा हो जाएगा। तो बासमती ऑलरेडी महंगा है हमारा, जो यहाँ पर अपनी खपत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से जो रेट चल रहे हैं, तो वो तो मुनासिब ही चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं। अगर हम आप देखें, मैंने आपको बताया कि भाई सब्सिडी लेने के बाद भी हमारी प्राइस नहीं बढ़ी है। भाई ने भी बताया कि प्राइस नहीं बढ़ी है, इस्तेहकाम ही है। हालिया दिनों में अभी 20-30 रुपए का इजाफा नजर आया है। इतना नहीं आया है, 5-7 रुपए का है, मगर वो इस्तेहकाम ही है, ओके, टेम्पररी है। ठीक है, वो हो सकता है भी जरूरी है और अपनी मार्केट पर भी नजर रखना है। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी एक रही है कि उन्होंने जून तक का दिया, लिमिटेशन कर दोबारा रिव्यू कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कि अगर करना है नहीं करना। वो बमुश्किल वो नए क्रॉप आएगा, नई चीज़ें आएंगी, फिर वो अगले साल देखी जाएगी। इस साल का कोटा उन्होंने फिक्स कर दिया, इसके बाद नहीं देंगे। खुला तेल है आपके पास? नहीं, हम खुला रखते नहीं है। पैकेट वाला तेल, उसके ऊपर भी पैसे बढ़ गए। हाँ, तो उसी की बात कर रहा आज का हूँ। रेट आया अलग। आज का रेट है 6,000 रुपये का 12 किलो काटन है। 6,000 रुपए। पहले तो 5,200 का था। और इतने अरसे से आप दुकान चला रहे हैं, क्या लगता है पहले अशरे के बाद बीच रमजान में क्या रेट होगा तेल का? अभी तो बढ़ गया है ना। हाँ, अभी टेंट हो गए, अब बड़ा ही रहेगा। बढ़ा रहेगा। हाँ, रमजान इसी पे चलेगा, 550, 540।
हाँ, यही चलेगा, यही रेट कम नहीं चलेगा। करेंगे। और ये रेट बहुत ज़्यादा है। रेट इसको लोग पूरी दुनिया में है ना, हाँ। 30% 40% कम हो जाता है पूरी दुनिया में। हाँ। चाहे हमारे दुश्मन के लोग पे चले जाओ, हाँ। लेकिन इधर क्या रेट बढ़ जाते हैं, ये समझ इधर बढ़ जाता है। ठीक है जनाब। अब 450 वाला 525 में आपने पाउच खरीदना है। सर रमज़ान में जो बुनियादी चीज़ है आटा, चीनी, चावल, तेल, इसकी कीमत तो कम होनी चाहिए। यार बात सुनो, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मसला ये है कि भाई ये देखें, बात सुनो, ये आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तो मैं तो लिहाजा जो है यूरोप भी घूम के आया, एशिया भी घूम के आया, ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो है आप जो है गैर ममालिक में भी चले जाओ, तो वहाँ पे जो है आप देखें कि जब जो है मुसलमानों को ये मुक़द्दस त्यौहार आता है, जो है ये रमज़ान अल मुबारक, तो इसमें प्राइस से नीचे आती है, खास डिस्काउंट लगाया जाता है। ख़ास डिस्काउंट लगाया जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क हाँ। हिंदुस्तान में हाँ। मुसलमानों के जो है जब जो है ये आते हैं रमज़ान मुबारक, तो ये दिन आते हैं, तो वो एहतरामन मुसलमानों की जो है ये वो बोलते हैं कि ये उनके जो है मुक़द्दस महीने, हाँ। तो इनके लिए जो है ये प्राइसेस जो है कम करो। ठीक है। तो इनके जो है ये रोज़ेदार हैं, इनके जो है रोज़े जो है आसानी से गुजरे और आसानी से हर चीज़ इनको मुहैया हो। दावा तो हमारे यहाँ भी कमिश्नर साहब और सारी हुकूमत मिलके करती है कि रमज़ान में सब्सिडी देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, आटा सस्ता दिलवाएंगे, चीनी सस्ती दिलवाएंगे। भाई ये सिर्फ जो है मुँह की बातें हैं, अच्छा। ये सिर्फ मुंह की बातें, करने वाला कोई भी नहीं है, अमल करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। बस आगे चले जाते हैं, पीछे फिर वो प्राइस ठोक के चले जाते हैं, समझे। यहाँ पे जो है अगर जो है गुड जो है यहाँ पे गवर्नेंस होएगी, गुड जो है यहाँ पे हुकूमत होएगी, लॉ जो है सबसे बड़ी बात है, लॉ ऑर्डर यहाँ पे चलेगा, तो जो लॉ ऑर्डर यहाँ पे चलेगा तो वहाँ पे जो है सब अच्छा, चीज़ें सही होती एक हैं। सवाल, आखिरी सवाल ये, हाँ, ज्यादा मुनाफाखोरी किस सतह पे नजर आती है? छोटे दुकानदार की सतह पर, होलसेल की सतह पर, या फिर आप समझते हैं कि इसमें इंतजामिया ना काम रह जाती है कीमतें कंट्रोल करने में? यार इंतज़ामिया का तो देखो जगह जगह जो है आप देखें, आप कमिश्नर की तरफ से लिस्टें लगी हुई हैं, ठीक है। हर जो शॉप पे और हर जगह पे मार्केटों पे, ठीक है। मगर जो ज़ख़ीरा अंदाज है, हाँ। समझे मेरी बात, जो माल जो है जिन्हें पता होलसेल रमजान आ रहा है, सीजन आ रहा है, ज़ख़ीरा माल कर भर लो, हाँ। सही है। फिर वो अपने जो है एक जो है हुकूमत को जो है आंखें बंद करने के लिए सामने लिस्ट तो लगा दी है, वो सामने देखो लगी भी है ना। हाँ। तो बहरहाल अब वो बरामद नहीं जब होगा। जो हुकूमत के जो है आकार आते हैं तो वो लिस्ट सामने कर देते हैं और वो प्राइसें हटा देते हैं, हाँ। सही है। और वो हुकूमत के बाशिंदे आते हैं तो वो बोलते हैं जी ये हम तो इसी पे बेच रहे हैं। जब वो चले गए तो बाद में जो है ना वो जो 100 वाला है वो जो है 200 रुपये में चल जाता है। वही 200। इस रमज़ान, आखिरी बात ये है, इस रमज़ान कोई उम्मीद है कि चीज़ों की कीमतों में कमी आ जाएगी या नहीं? मुझे नहीं लगता। नहीं है भाई, नहीं है। क्योंकि लोग माजी के तजर्बात से जवाब देते हैं ना, तो अब तक तो उन्होंने ऐसा कोई नहीं देखा कि भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रमज़ान में हमें डिस्काउंट मिले हो। तो इस रमज़ान भी कोई ख़ास आसार नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ रमज़ान में ही सही ये चीनी थोड़ी सी सस्ती मिल जाए, ये चावल थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, हुकूमत क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, अच्छा। इसके लिए इकदाम करें, खुद ब खुद जो है चीज़ें वो सस्ती कर हो तो जाएं। रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं दुकानदारों को। दुकानदार को जुर्माने करने से थोड़ी भाई मिल से रेट चलता है ना, हाँ। दुकानदार थोड़ी बेच रहा है उस रेट पे, मिल से जितने का आएगा उसमें ही थोड़ा सा मुनाफा। होलसेलर वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई रिटेल 30% 35% ऊपर बेचता है। ये सब गलत है। मुश्किल से 5 से 10% जिसके अंदर किराया भी लगता है, थैली भी लगती है जो हक और भी है, अखराजात हैं, जो हक भी है जो दुकानदार हक का। भी है दुकानदार का। अच्छा। ओवरऑल आप समझते हैं रिटेल में इतना ही लोग रखते हैं या फिर ऐसे भी हैं कि जो हाथ कर जाते हैं? होंगे जो हाथ करते होंगे, लेकिन जो है छोटा दुकानदार या जो मीडियम दुकानदार है वो ऐसा कोई मिसाल काम के नहीं तौर करते। पे ये चीनी जी, अभी क्या भाव मिल रही है? मैं अगर खरीदना हूँ क्या रुपए किलो मिलेगी? 150 रुपये किलो। 150 रुपए किलो मिलेगी। मार्केट से कितनी मिली आपको? मार्केट से तकरीबन 142-43 रुपये। 8 रुपए रखे हैं आपने। जी, That's it। दैट से 8 रुपये बचत थोड़ी है। हाँ। 8 रुपये के अंदर जो है कागज़ है, थैली है, हाँ। हम लाए हैं, किराया लगा है हमारा, हाँ। तकरीबन मुश्किल से 3-4 रुपये, 5 रुपये हद आप है। 150 बता रहे हैं शहर के अंदर इस वक्त 170 रुपए तक किलो मिल रही है चीनी, मिल रही है? आपको पता नहीं, मुझे आपको नहीं पता है, मालूम। नहीं पता? नहीं, अच्छा, रमजान में आपको लगता है कि चीनी इसी भाव चलेगी या ऊपर जाएगी? अभी मार्केट क्या बता रही है? डिमांड एंड सप्लाई पे होता है ना सब कुछ, ऐसे तो नहीं।
जब डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है पीछे से महंगी हो जाए। और अभी इस वक्त भी महंगी ही है। इस वक्त मुनासिब रेट है, इस टाइम कम हुआ है। अगर मैं किस चीज़ बोलूँ पे सबसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं अभी? दालों पे बढ़ रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते करके तेज़ी आ रही है। चावलों पे तेज़ी आ रही है, जबकि कोई तुक बन नहीं रहा, खरीदार कोई खास है नहीं, लोग रेट सुन के भाग जाते हैं। सबसे महंगी दाल कौन सी है? सबसे महंगी इस टाइम माश की दाल है, क्या हिसाब मिल रही है? तकरीबन 450 रुपये किलो है। 450 रुपए किलो है जी। और जोड़िया बाजार में इसका रेट क्या होगा? 430 रुपये। अच्छा, मुझे जोड़िया बाजार वाले ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 400 रुपए किलो मिल जाती है। 400 रुपये तो वो हल्की क्वालिटी है ना, 3-4 क्वालिटियाँ ये शो मतलब करते ही हैं। है। जी बिल्कुल। मिक्स दाल नहीं, छोटा बड़ा साइज होता है छोटा ना, बड़ा size, जैसे polish का चने में मतलब। जैसे चने में साइज होता है, हाँ। ऐसे दालों में भी साइज होता है। साइज के ऊपर बिकती है। एक तो पके फौरन VVIP दाल हो, बड़ी हो, पके अच्छा लगे। तेल लोगों की पहुंच में है खाने पकाने का? तेल बहुत महंगा हुआ है। तेल ने तकरीबन 100 रुपये तक का जंप मारा है। माय गॉड, कितने दिनों में? यही इसी रिसेंट हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में 100 रुपए लीटर किलो पे बढ़ गया है। तकरीबन मतलब रमजान की तैयारी तेल ने पहले कर ली है। तेल ने पहले तल दिया। तेल ने पहले तल दिया है। चले जनाब अली, ये अवाम जो रमज़ान में बड़ी उम्मीदें लगाते हैं कि सारा साल फ्रूट नहीं खाते ना इतना, तो रमज़ान में हर आदमी खाता है। सारा साल अगर वो सोचता है कि यार बस ठीक है रोटी चावल पे गुजारा कर लो, तो उसको रमज़ान में उसके अलावा भी डिशेस बनानी पड़ती हैं। उसके लिए सामान चाहिए होता है, तेल चाहिए। अगर किसी के घर में एक महीने के अंदर 6 किलो तेल का इस्तेमाल है, रमज़ान में वो 10 किलो पे पहुंच जाता है। तो अगर आप उस 6 किलो की कीमत को ही 10 किलो के बराबर कर दें तो 10 किलो खरीदने वाला तो फिर शायद 20 किलो की कीमत जो है वो अदा कर रहा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करें। रिलीफ दिया है आवाम को? कोई ऐसा रमज़ान आपको याद है? भाई हमें तो कोई रमज़ान याद नहीं है। कोई चीज़ में भाव गिरा हो, बढ़ता ही जा रहा है। कोई एक रमज़ान आपको याद नहीं है? हमको कोई, जब से होश संभाला है, बड़े हुए हैं, हाँ। कुछ ये 10-15 सालों में हाँ। ये अरूज पे ही जा रहा है। अच्छा, इससे अभी नीचे कोई नहीं है। कमिश्नर साहब हमारे कह रहे हैं कि हम बचत बाजार लगाएंगे, सस्ता आटा मिलेगा। अरे भाई सब कहने की बातें हैं। हाँ। ये दुकानदार है ना, अगर इनको आगे से चीज़ महंगी मिलेगी तो ये हमें कितने की देंगे? ये भी महंगी देंगे। भाई बात ही खत्म हो गई ना यार सर, बात ही खत्म हो कहीं गई। ऐसा तो नहीं है ये महंगी बेच रहे हैं, इनको सस्ती मिल रही हो? भाई जब महंगा पड़ेगा तो 2 रुपए रख के ये भी तो देंगे ना। दो रखें समझ में आता है, अगर 12 रखें वो उनका ईमान है। अच्छा, ये बात सिर्फ वो रिटेलर उनका के लिए ईमान नहीं है, है। ये होलसेलर के लिए भी है। बिल्कुल, होलसेलर जब महंगा देंगे तो रिटेल वाले भी महंगा देंगे। अच्छा, ठीक। यही बात है। प्राइस लिस्ट अभी मैं ये लेकर आ रहा हूँ यार, ये लहसुन और अदरक, ठीक है, ये 200 रुपये पाव लेकर आ रहा हूँ, ये 100 रुपये पाव लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा सामान आपके हाथ में कम से कम 500-600 रुपए का है। ये 800 रुपये का है। 800 रुपए का सामान। 800 रुपये का। रमजान में क्या लग रहा है एक इफ्तारी के लिए? अब ये देख लो ना यार, ये बच्चों के लिए मैंने चीज़ें ली, ये टॉफियाँ हैं, ये 200 रुपये पाव है। माय गॉड, 200 रुपये पाव है। ये एक दिन सिर्फ 2 दिन से ज्यादा की नहीं है। रमजान में एक इफ्तारी के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा एक आम आदमी को? एक अफ्तारी के लिए कम से कम 1000-1500 तो चाहिए, छोटा छोटा सामान लेने के लिए। जिसमें फ्रूट पकौड़े? नहीं, फ्रूट को छोड़ दो, अच्छा, सिर्फ फ्रूट का पकौड़े हटा। और ये लाओ भाई। फ्रूट पे तो तुम अभी जाओ, ये पूछो, फ्रूट तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अच्छा, इतना महंगा। केला खाली पूछ लो जाके। कि जैसे अभी तेल में भाई ने बताया ना, हालिया दिनों में 100 रुपए का जंप आया है, केले की एक पेटी पर भी 2000 रुपए का जंप आ गया है, और अभी रमजान बाकी है। यही केला रमजान में 250-300 रुपए दर्जन खरीदना पड़ेगा, जो आज शाम को हमें आवाज लगा रहा होता है कि 100 के 2 दर्जन 3 दर्जन भी ले जाओ। चले जनाब अली जी। सबसे ज्यादा जो लेते हैं ना पैसे, ये रेडी वाले लेते हैं सबसे ज्यादा। आप दुकान को छोड़ दो, हाँ, सबसे ज्यादा ये लूट मार करते हैं। ठीक है, दुकानदार हो या रेडी वाला हो, दोनों को चेक एंड बैलेंस रखना वो शहरी इंतज़ामिया का काम होता है, जो हमें आज तक उतनी ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आई जितनी नज़र आनी चाहिए। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, आटा, चावल, तेल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। और ये सस्ता होने की कोई उम्मीद, कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि रमज़ान में ही सही 1 महीने के लिए कोई डिस्काउंट मिल जाए? जी हाँ, सस्ता होना चाहिए बिल्कुल। हर कंट्रियों में सस्ता होता है, गैर मुस्लिम कंट्रियों में भी। ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए हर किसी को रिलीफ देवे।
ठीक है, कोई बचत बाजार लगाएं, बिल्कुल। कोई चाहे डिस्काउंट मेरा पॉलिसी- अपना आइटम क्यों ना हो, मेरा अपना फ्रूट का काम क्यों ना हो, हर चीज़ के रिटायर लिए। होने हर मुसलमान भाई के लिए। भाई क्योंकि जो फल खरीदने वाला है चावल उसने भी खरीदने हैं, जो चावल खरीदने वाला है, फल उसने भी ये जो खरीदने बड़े हैं। सरपरस्त हैं इन्हीं का काम है और ये ही दे सकते हैं। तुम्हारे और मेरे बस की बात हमारे नहीं बस की बात नहीं है। क्योंकि ये सारी ज़मीनें, सारे बागात बड़े 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 लोगों- वजीरों के हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों के हैं, बड़ी कमिश्नरों point के। की बात हो रही है। मैं सीधा सच्चा फौजी आदमी हूँ, हाँ। सच और क्लियर बात करता हूँ, झूठ ये बात मेरे पास नहीं। आप समझ रहे हैं कि जो लोग सच की जीत है, पैदावार सच की बात कर रहे हैं, होती है। फसलें लगा रहे हैं, वो सब बड़े लोग सब हैं। मरकज यही है, सरपरस्त यही है। अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर दुनिया का माल दुनिया में रहेगा और जो इंसान है सच बात करनी चाहिए इंसान को। अभी खाना पकाने का जो तेल है 100 रुपए लीटर का फर्क आ गया है हालिया दिनों में। हाँ, 100 तो रुपए ये बढ़ गया, सबसे बड़ी 550 रुपए की जो है पैकेट मिल रहा है। ये सबसे बड़ी मेहरबानी जो सी है ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट की है। अच्छा, ये सेहरा, ये तमगा, ये इनको जाता है। ठीक है जनाब। सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। रमजानुल मुबारक में सबसे ज्यादा घर में इस्तेमाल होने वाला आइटम कौन सा है? आटा, चीनी, दूध, बढ़ जाती ये है ना हाँ ऐसी यही है, ये चीज़ें बढ़ती हैं और ये चीज़ें हम जो है ना बहुत मुश्किलात से अभी ले रहे हैं। अभी से दूध का हिसाब लगा लो 220 रुपए किलो है, 220 रुपए। चीनी 160 रुपए किलो है, ओके, 170 भी मिलती है। 170 है, कोई 180 है, सबका अपना अपना रेट है। बाकी ये जो आटा चीनी जो है ना ये घर की ज़्यादा ज़रूरियात है। अगर हाँ, ये- कमिश्नर साहब सिंध हुकूमत हमें तेल पर, चीनी पर, आटे पर डिस्काउंट दिलवा दें तो रमज़ान अच्छा गुजर सकता है। 1240 रुपए का 10 किलो आटा मिलेगी गेहूँ कल, 1240 रुपए का, ओके। और ये तकरीबन 5 दिन चलता है, उसके बाद फिर लेना पड़ता है। जिसकी 1000 रुपए दिहाड़ी हो समझ लो तो नहीं कर फंस गया। सकता, फंस गया वो गंदम की तरह वो खुद भी पिस गया है। बस यही चक्कर चल रहा है। तेल की प्राइस पता है क्या चल रहा है इस वक्त? मेरा ख्याल 560 रुपए किलो है। पता है भाई। मैं रोज़ाना लेता हूँ ना। जो कराची वाला रोजाना शॉपिंग करता है उसको रेट पता होते हैं, और 5-5 रुपए की बड़ी अहमियत होती है। अगर 560 की चीज़ कल 565 की मिले मुझे पता चलेगा, क्योंकि लिमिटेड आमदनी है, महदूद इनकम है हमारी। कोई बहुत ऐसा हो गया है कि जैसे कि पहले कोई बोलता था ना कि अभी हांडी के लिए 100 रुपए का ले, अभी 100 का देता भी नहीं है कोई, 100 का तेल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बोलते हैं खुला तेल ही खत्म हो गया। अगर खुदा ना खास्ता किसी की जेब में 100-150 रुपए पड़े हैं, वो समझ उस लो दिन नहीं ला वो- सकता, उस वक्त खाना नहीं पकेगा। नहीं, किलो लाएगा उसको मिलेगा, या तो पैकिंग में आते हैं जो किलो वाले पैकेट वो ले लो। ठीक है जी। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो अशियाए खुरनोश हैं और जो बुनियादी आइटम्स हैं इसके ऊपर डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये तो सबको मालूम है। मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इस पर आवाम से बात कर रहे हैं। और डिस्काउंट तो रही दूर की बात, अभी क्या हालात हैं वो आपको बता रहे हैं। आपका काम है 2 दिन पहले लिस्ट बनवानी। हाँ ठीक है। आप रेट लिस्ट बनाओ, हाँ हर रेडी वाले को, हर दुकानदार को रेट लिस्ट दो। हाँ जो रेट से ना बेचे हाँ उन्होंने अंदर करो। उसको अंदर करो। अल्लाह जरा कोई जुर्माना नहीं, डायरेक्ट जेल, बिल्कुल कोई जुर्माना नहीं तब जाकर समझ आएगी। जी। बस ये कौन ज्यादा मुनाफा कौन कमाता है? ठेले वाले के पास जाओ वो कहता है मंडी, मंडी वाले के पास जाओ वो कहता है बगीचे वाला। जो परेशान कल तो होते हैं माशाखोर तो। माशाखोर। और यही जर्नल आइटम की अगर बात करूं करियाना की दुकान की, इसमें भी मिडिल मैन है, बीच का आदमी है, हाँ जी, वो भी कीमतें आगे पीछे कर देता है। हाँ जी। तो क्या हुकूमत क्या करे इस रमज़ान, क्या करे कि एक आम आदमी अच्छे तरीके से अपना महीना गुजार ले? रेट पे सौदा बेचे, सही है। वहाँ भी परेशान ना होवे। हाँ जो लिस्ट पे रेट होवे, हाँ 1 रुपया, हाँ 1 रुपया मुनाफा खा सकता है, इससे मुनाफा वाले खावे सीधा जेल। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें सस्ती होनी चाहिए इस वक्त? असली तो कहने हैं हर चीज यही जो मतलब जरूरी 4-5 चीज़ें बताएं बस। नंबर 1 सबसे महंगा आइटम कौन सा है? सबसे महंगा इस टाइम आटा आटा, जो रोज खाना है। जी। घी, घी, तेल। और तेल भी कौन सा ये हाँ। असल तेल थोड़ी है, हाँ ये तो मुर्गी का कचरे का तेल है। ये 3 चीजें अगर सस्ती हो जाएं तो जरा बजट बन जाएगा। चीनी, दूध, दूध, ये बुनियादी चीजें हैं भाई। तेल, आटा, चीनी, दूध, घी, ये बुनियादी चीजें हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कमिश्नर कराची साहब से, सिंध हुकूमत से, मैं ओवरऑल महंगाई की बात ही नहीं कर रहा।
मैं आपसे नहीं कह रहा कि मुझे आप एवोकाडो के ऊपर सस्ताई कर दें, आप मुझे जनाब कोई वो क्या ड्रैगन फ्रूट के ऊपर सस्ताई करके दें। मैं लग्जरी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मुझे इम्पोर्टेड बिस्किट सस्ते करके दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जिससे मैंने अपने पेट की आग बुझानी है ना, जो कि हर इंसान का बुनियादी पैदाइशी हक है, आटा, तेल, चीनी, चावल और भाई दूध। अगर सिर्फ आप इस रमज़ान इन्हीं चीज़ों की कीमतों के ऊपर आवाम को रिलीफ दे दें तो ये आवाम आपको सलूट करेंगे और ये रमज़ान अच्छे तरीके से मनाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक के महीने की बात हो रही है जो कि अब आने ही वाला है और उसकी आमद है, और उससे पहले ही रमज़ान की बरकतें तो शायद अभी हमें हासिल करना बाकी हैं, मगर उसके असरात जो मार्केट में नज़र आते हैं वो आना अब शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने फ्रूट्स के ऊपर, फलों की कीमत के ऊपर प्रोग्राम किया और किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक से पहले फलों ने बता दिया कि भाई आने वाले दिनों में हमने जो है वो आपको सस्ते दामों नहीं मिलना। इसी तरीके से जो अशिया खुरनोश है, यानी कि रोज़मर्रा के घर में खाना पकाने के आइटम, दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, इनकी कीमतों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पकाने के तेल की बात करूं, खाना पकाने के तेल की बात करें जिसमें ख़ास तौर पे कनोला ऑयल शामिल है, तो उसमें 60 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत गैर मामूली इजाफा होता है। इसी तरीके से चावल की कीमतों में भी, बासमती हो, सेला हो, उसके अंदर भी इजाफे देखे गए। ये इजाफे अचानक से कैसे हो जाते हैं? और रमज़ानुल मुबारक जिसमें लोगों को ये इंतज़ार होता है कि हुकूमत, इंतज़ामिया उन्हें कोई सब्सिडी दिलवाएगी, उन्हें कोई अच्छी रियायत दिलवाएगी, उससे पहले ही उनके ऊपर महंगाई बम गिरा दिया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसके आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए आज फिर हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा मौजूद हैं हाजी अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब। आप कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं शहर कायद के हवाले से। सर, मेरा सवाल ये है कि आटा महंगा तो कहा जाता था कि हुकूमत चोर है, सिर्फ एक आटे पे। अब तो आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, चावल महंगा, पीछे बचा क्या है? और ये रमज़ान से पहले ही अचानक। देखिए, ये बम गिराने वाला जो आपने बात की ना, महंगाई का बम कैसे गिरता है? हर वक्त गिरता है रमज़ान में। मैं आपकी सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप दे रहे मुझे बम अचानक क्यों आता है? हाँ। रमज़ान के फेस्टिवल में क्यों आता है? हाँ। दूसरे ममालिक में अंग्रेज़ वगैरह, दूसरे आप यहूदी या ईसाई जो भी लेंगे, मज़हब से ताल्लुक़ है, वो फेस्टिवल से डिस्काउंट देते हैं। हमारे यहाँ कोहराम मचा देते हैं। देखें, तेल में भी आप जो बात कर रहे हैं, सोया और कनोला में, तो वो आप तकरीबन 70 रुपये किलो इजाफा हो चुका है। और पाम और ओलियन जो तेल, वो 415 रुपये, लेकिन वो 530 रुपये पहुँच चुका है, जो जनरली इस्तेमाल होता है, तकरीबन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो हमारे 2 जहाज़ खड़े हैं और इंटरनेशनल मार्केट भी कम है, लेकिन हमारा पुरसान हाल यहाँ कोई नहीं है। दूसरी मैं बात कहूँ, आपने चावल की बात की, वो भी बता देता हूँ आपको कि चावल में हमारा क्रॉप होता है 35 लाख टन, जिसमें 28 लाख टन पब्लिक खाती है पाकिस्तान की। ठीक है। बासमती, जिसको बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आ रहा है रमज़ान का महीना, इससे कबल वक्त ये ऐलान कर दिया गया कि एक्सपोर्ट जो करेगा बासमती 11-21 या बासमती जो भी वैरायटी है, वो उस पर 10% सब्सिडी दी जाएगी। अब मुझे बताएं, हमें खाने के लिए चाहिए, जो हमारे पब्लिक को चाहिए, उससे महरूम कर दिया गया और हम 10% सब्सिडी पे हम माल भेज रहे हैं। 7 लाख टन एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, उसी को एक्सपोर्ट देखें, अभी तो 3 लाख टन हमारा जा चुका है पहले ही ऑलरेडी। और हमारे रमज़ान के सीज़न का नाजायज़, हम तो कहते हैं, जिसने भी ऐलान किया, और जो ईरी 6 में 3% सब्सिडी का ऐलान किया गया, हत्ता कि हमारे का ईरी 6 का क्रॉप बहुत बड़ा है और वो हमारा बीट नहीं कर पा रहे। हम थाईलैंड, वियतनाम और यानी हम इंडिया से भी नहीं बीट कर पा रहे। तो यहाँ सब्सिडी देते ईरी 6 में, उन्होंने बासमती में दे दी। जो चीज़ शॉर्ट है, हमें ज़रूरत है, वो हम महंगा कर दिया। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर 28 लाख टन हम खा जाते हैं तो इस 10% की लालच में अब तकरीबन 10-15 लाख ही एक्सपोर्ट हो जाना, पीछे बचना 10-15 लाख है हमारे पास। कुछ भी नहीं बचेगा ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, आप 8 लाख टन में तो
तकरीबन 3-4 लाख टन एक्सपोर्ट हो गया, बाकी रह गया 3 लाख टन 4। अब पूरे साल के लिए पूरा है ये नहीं, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में रमजान में डबल खपत होती है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, ये ऐलान करने वाले भी होश के नाखून लेते। देखें, अब मैं बताऊं, अंडर इनवाइस भी होगी, ओवर इनवाइस भी होगी। इसकी वजह ये है कि वाइट और ब्लैक पैसा भी होगा। अब कोई आदमी ये ईरी 6 भर के भेज दे और उसको $1900 डिक्लेयर कर दे, तो वो तो प्रॉफिट में जाएगा, $300 प्रॉफिट में जाएगा। ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? सब्सिडी का तो आपने IMF ने मना किया हुआ था कि सब्सिडी कोई अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे सब्सिडी क्या गंदम में दे दी किसी को? क्या किसानों को दे दी? ये सब मराहत याफ्ता तबकों के लिए मामला हो रहे हैं। और ये कब तक हम पाकिस्तान को इस तरह चलाएंगे? हमारी इंपोर्ट पॉलिसी नहीं, एक्सपोर्ट पॉलिसी कुछ भी नहीं है। अगर हम ये सोचने पे मजबूर हैं, आज कहने पे भी मजबूर हैं कि ये हम लोग किस तरह, क्या यानी मराहत याफ्ता तबकों को ही नवाजेंगे, लाडलों को नवाजेंगे। अब इंतजामिया तो ये दावा कर रही है कि हमने रमजान में आम आवाम को रिलीफ देना है, उसके लिए इकदाम कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, रमजान के लिए तो कोई रिलीफ नहीं हुई ना बात। ये आप जो दे रहे हैं सब्सिडी, तो उसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं आप भी कि 10% जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास चावल नहीं रहेगा। और चावल एक्सपोर्ट जो हमारे बासमती है वो अभी भी 50-60 रुपए किलो बढ़ चुका है, और आने वाले दिनों में 100 रुपए किलो का इजाफा और हो जाएगा। नॉन बासमती में रेट कम है, लेकिन हमारी खपत ही नहीं है एक्सपोर्ट की। अगर नॉन बासमती को 10% कर दिया जाता तो हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाता। हमने बासमती को टारगेट किया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह के मामला हो रहे हैं। दूसरी मैं बात कहूँ कि आपको आटे की बात की, तो आटे में भी गंदम की बात कर लेते हैं कि ये सीज़न जो अभी अब मार्च में आएगा नया सीज़न, उसमें क्या हुआ? सब्सिडी वहाँ दे दी जाती अगर प्रोक्योरमेंट करते, अगर फूड डिपार्टमेंट को छोड़ के भी नई फोर्स कायम करते, तो ये जो बदहाल जो किसान लोग हुए, 2000 रुपये मन मतलब 50 रुपये किलो, और 2200 रुपये मन 55 रुपये किलो, आज 110 रुपये का है गंदम, और आटा 115 रुपये में 2.5 नंबर है, और फाइन आटा 130 का है। ये कराची की बात कर रहा हूँ। आप लाहौर में जाएंगे तो वहाँ इकदाम बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो 95 रुपीज़ है। अगर आप जाएंगे अपने बलूचिस्तान, वो 140 रुपये है। KPK में जाएंगे तो 160 रुपये का आटा है। भाई ये चारों सूबे तो एक ही है ना, अगर यहाँ ज़्यादा है तो वहाँ उनको दें। पाकिस्तान एक जंजीर है, चारों सूबे एक ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कदगन लगी हुई है कि भाई यहाँ से हम वहाँ नहीं भेजेंगे। जखीरा अंदोजी का कितना फैक्टर है? क्या हमारे पास जखीरा अंदोजी की वजह से भी कीमतें ऊपर जा रही हैं? देखें, जो कोहराम मचा ना ये गंदम का, देखो किसानों को तो आपने 25-30 लाख आदमी को पीस दिया। अब वो क्या गंदम का इतना बम्पर क्रॉप होगा? नहीं होगा। दूसरी मैं बात करूँ कि वो किसान भाई जैसे खाद वगैरह सब यूज़ करते हैं, बीज यूज़ करते हैं, उनको तो कोई मराद नहीं दी आपने। अब ये लम्हात आ गए हैं कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मुश्किलात जो बढ़ी हैं, ये अगस्त से हमारा रेट बढ़ना बहुत शुरू हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 7 महीने से 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये गंदम बिक रही है। आप ये बताएं कभी मुल्क की तारीख में ली हमने? तो देखें, फ्लोर मिल ने फ़ायदा उठाया नाजायज़, ज़खीरा अंदोज़ ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। 2500-2000 आदमी लाडले हैं ना। ये पाकिस्तान के लिए किसी को सोच नहीं है, एग्रीकल्चर के किसी को सोच नहीं है। 2000 लोग लाडले हैं, बस लाडले हैं, सारे लाडले हैं, और लाडलों की हुकूमत है। अच्छा, देखें, आप ये समझने की कोशिश करें, ये डीरेगुलेट या प्रोक्योरमेंट नहीं करनी चाहिए थी, फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करना चाहिए था। आखिर आवाम को चूना क्यों लगा? कितना लगा होगा आपको क्या पता है? आप बताएं क्या लगा होगा? उस जमाने में भी हमने प्रोग्राम किए, 60 अरब 70 अरब की बातें हो रही थी। 8000 अरब रुपए का टीका लगा है ओवरऑल इस पूरे पीरियड में। इसकी वजह ये है कि डबल, यानी आप वर्ल्ड बुक उठाएंगे कि ये अगस्त और जुलाई अगस्त में एकदम शूट हुआ 50-52 की चीज सिर्फ एक माह में ही 100 अरब रुपए का हो गया था। वो तो आप कंटिन्यू देखें। 22 मिलियन टन का हमारा क्रॉप जो अभी ये इस नज़र हो गया, फीड मिलों की नज़र अलग हो गया। अब लाडलों की हुकूमतें हैं। अब ये बताएं हमने क्या करना है, शहरी इंतजामिया ने क्या करना है? रमज़ान में मुझे आटा सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए, कोई तरीका है? कुछ हो सकता है? ये बात आपने कही। देखें,
देखिए आटे में मैं नहीं समझता कि और सस्ता होगा, सस्ता नहीं होगा, महंगा होगा। देखिए 115 रुपये का जो फाइन आटा है वो 125 हो जाएगा, और अपने 130 वाला फाइन आटा 140 हो जाएगा, और 115 वाला 125 हो जाएगा। और दूसरे जो सूबे हैं वहाँ भी जो सूरत हाल है, चीनी में देखें, चीनी में तो 205 की चीज़ आज 135 रुपये होलसेल पहुंच चुकी है, लेकिन रिटेल पे वही 160 की बिक रही है। अच्छा। अगर हम रिटेल में सारी चीज़ें लेने जाएं, दालें लेने जाएं, 35% ऊपर है। आप डायरेक्ट कंज्यूमर कौन होता है पहले बताएं? 35% ऊपर आप रिकॉर्ड उठा लें, अभी उठा लें। बेसन 205 रुपये का 360 रुपये बिक रहा है। चने की दाल 200 रुपये की है, आप देख लें जाके 350 रुपये से कम ही नहीं है। माश दाल 550 रुपये किलो है। होलसेल से महंगा मिल रहा होगा ना प्राइस लिस्ट पे। अगर रिटेलर अमल नहीं कर रहा तो होलसेलर भी तो इसी शहर का ताजिर ये है। बात देखिए आपने अच्छी कही कि देखें होलसेलर हो या रिटेलर हो, जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, उसके खिलाफ हम भी हैं और पूरी पाकिस्तानी आवाम भी होनी चाहिए। वो आम आदमी जैसे कि ठेले वाला, जब हम उससे बात करते हैं वो कहता है कि भाई AC DC हमारे पास आते हैं, मंडी नहीं जाते। ऐसी अगर इसे मैं जनरल आइटम्स पे ले आऊँ तो दुकानदार कहते हैं कि AC DC गली मोहल्ले की दुकान पे आते हैं, जोड़िया बाजार नहीं जाते, बुल्टन नहीं जाते और फलानी मार्केट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, या जाते हैं। देखें आप पहले बात को समझें। देखिए रिटेल पे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे ना, प्राइस कंट्रोल, कंज्यूमर राइट, कमिश्नर, तमाम DC। कैसी बात कर रहा है? रिटेल कहता है कि होलसेल पे कंट्रोल करेंगे तो हमारे देखिए पास आप देखें होलसेल पे छापे भी नहीं होने चाहिए। मैं होलसेल पे जो नाजायज मुनाफाखोर हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ कि उनको जेल कर दी जाए। और मैं बोलता हूँ रिटेल वालों को भी, अगर ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनको भी जेल कर दी जाए। चालानों से काम नहीं होगा, अब जुर्मानों से काम नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दौरान जो रेडी बान होते हैं, जो फल फरोश, सब्जी फरोश होते हैं, उन पर कोई 80 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। और बड़ी खतीर रकम है, मगर ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। आज भी वही सब्जी फरोश, वही फल फरोश उसी मुनाफाखोरी को अपना तरीक़ाकार बनाते हुए आवाम की जेब पर डाका डाल रहा है। और उसके पास रीज़न सिर्फ एक है, रीज़न ये है कि जनाब पीछे से महंगा आता है। तो जब शहरी इंतज़ामिया के नुमाइंदे आते हैं तो उनको वहाँ भी जाना चाहिए। जब हम जनरल आइटम्स की तरफ आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि रिटेल की बुनियाद पर हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है वो दुकानदार लेते हुए नज़र आते हैं। रमज़ानुल मुबारक से पहले एक प्रोग्राम किया जा रहा है और इसमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो देखी जा रही हैं, कौन कौन से आइटम्स महंगे हैं और कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो रमज़ान में मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे बात की जा रही है, मगर इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम ज़रूर एक प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम ये जान सकेंगे कि ये आखिर चंद दिनों की जो हेरा फेरी होती है, जिसमें आवाम की जेब पर ना जाने कितने अरबों का डाका डाला जाता है, वो आखिर होता क्यों है। रमज़ानुल मुबारक के बाद मुलाकात होती है, तब तक अपने होस्ट साद साबरी से को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।